मैं हूं गुंडेराव मल्लीनाथ त्रिगुड़े। शिवाजी इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे DCA ऑनलाइन ट्रेनिंग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अलग अलग विषयों के साथ हिंदी व्याकरण के भी वीडियोस आपको मिल सके या आप देख सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की अवधि। इससे पहले वाले अवधि पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले वाले अवधियों में हमने देखा संज्ञा के बारे में। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को सूचित करने वाले पदों को हम संज्ञा कहते हैं, जिसमें व्यक्तियों के नाम, इंसानों के नाम, जाति, समूह, वर्ग आदि सभी देखा। फिर इस संज्ञा में प्रमुख 5 भेद है, जिसमें सबसे पहला भेद हमने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य बताने से पहले मैं यह गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि व्यक्ति मतलब सिर्फ इंसानों के नामों से ही नहीं, बल्कि ऐसे सारी चीजें जिन्हें इंसानों ने नाम दिया है, जिन्हें इंसानों ने नाम दिया है, चाहे वो वस्तु हो सकते हैं, जगह हो सकते हैं, किताबों के नाम हो सकते हैं, नदियों के, देशों के। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से तात्पर्य है जिन संज्ञाओं से किसी विशिष्ट या निर्दिष्ट या अकेले व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें व्यक्तियों के नाम आ गए, नदियों के नाम आ गए, देशों के नाम, शहरों के नाम, किताबों के नाम, यहाँ तक कि गांव गलियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। तो उसके बाद हमने दूसरा प्रकार देखा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा से भी बच्चों में गलतफहमी थी कि जाति यानी कि कोई जाति, कोई धर्म, लेकिन यहाँ पर वे जातियां नहीं है, वे धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पर है जैसे मनुष्य जाति, पद, व्यवसाय, फिर पशु पक्षी, क्योंकि इन सबको भी हमने नाम दिए हैं। जब उनके नाम लेंगे तो वे व्यक्तिवाचक, नाम नहीं लेंगे तो वह जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा से तात्पर्य है कि जिन संज्ञाओं से किसी अकेले व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना होकर, ध्यान से सुनिए, किसी अकेले व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना होकर उसके समस्त या संपूर्ण वर्ग का बोध होता है। जैसे अगर हमने कहा कि सूरज, तो कोई अकेला इंसान जिसे आप जानते हो वह आपके आंखों के सामने स्पष्ट होता है। लड़का कहा तो ढेर सारे आ जाते हैं, लड़की ढेर सारे, कुत्ता ढेर सारे आते हैं, गाय ढेर सारे। लेकिन यहाँ पर कुत्तों को भी हमने नाम दिया है, जैसे टॉमी, शेरू। टॉमी, शेरू कहा व्यक्तिवाचक, कुत्ता कहा जातिवाचक। गाय जैसे पुण्यकोटि गाय, आपने सुना है, पुण्यकोटि कहते ही उस गाय की याद आ जाती है, और अगर सिर्फ गाय कहा तो जातिवाचक। इसी तरह यहाँ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हमने देख लिया था। तो चलिए आज के इस अवधि में हम देखते हैं संज्ञा का जो तीसरा भेद है वह है भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा क्या है? भाव यानी कि भावनाएं। तो भावनाएं सुनते ही हमें क्या लगता है कि सिर्फ इंसानों में ही भावनाएं होती है, यानी कि फीलिंग्स। नहीं, तो यहां पर जो भाववाचक संज्ञा है, जो भावनाएं है, वो सिर्फ इंसानों से ही सीमित नहीं है, जानवरों में भी भावनाएं होती है, वस्तुओं में गुणधर्म होते हैं, है ना। तो ऐसी सारी चीजें, ऐसे भावनाएं या गुण दोष या आकार या स्थिति जिन्हें हम अपने मन या हृदय से महसूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। तो आइए भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखते हैं। भाववाचक संज्ञा से
तात्पर्य है कि व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण दोष, भावनाएं, आकार, स्थिति, जिन्हें हम अपने मन या हृदय से महसूस यानी कि अनुभव करते हैं। उन्हीं को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इंसानों में भावनाएं होती है, उसे गुस्सा आता है, हंसी आती है, नफरत होता है, उसमें ईमानदारी होती है, अच्छाई होती है, वह बूढ़ा हो जाता है तो उसे बूढ़ापा आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। उसी तरह जो है कुत्तों में वफादारी होती है ना। तो कोई चीज़ जो है बड़ा होता है, छोटा होता है, तो इन सारी चीज़ों को जो हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उन्हीं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बड़ा, छोटा, अच्छा, बुराई, गुस्सा, नफरत, प्यार इत्यादि। ये सारे जो है किसी कहीं पर आकार है तो कोई स्थिति है तो कोई भावनाएं हैं, जिन्हें हम अपने मन या हृदय से महसूस करते हैं। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, किस वर्ग में रखते हैं, भाववाचक संज्ञा में रखते हैं। तो अब चौथा भेद है, वह है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। यहां पर भी छात्र जो है गलतफहमी में है या फिर गलती कर बैठते हैं कि द्रव्य यानी कि द्रव पदार्थ। द्रव्यवाचक संज्ञा में किसे रखते हैं, द्रव्य पदार्थों को या जो तरल पदार्थ है उन्हें रखते हैं। लेकिन द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक, जो इस संज्ञा का चौथा भेद है। तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा से तात्पर्य है, किसे कहते हैं? देखिए, द्रव्यवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा से तात्पर्य ऐसे द्रव्य या पदार्थों से है जिन्हें हम नापते या तौलते हैं, पर
गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा के वर्ग में रखा जाता है, या द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, गेहूं, चावल, दाल, शक्कर, है ना, इन सबको हम तौल कर लेते हैं। जैसे कि 1 किलो गेहूं दीजिए, 5 किलो शक्कर दीजिए, है ना, 2 किलो दाल दीजिए। उसके बाद है पानी, दूध, घी, उसके बाद आता है कपड़ा, नापते हैं ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 50 मीटर। फिर हवा, गैस, इनको भी हम वजन करते हैं, तौलते हैं। इसलिए ऐसी सारी चीजें जिन्हें हम नापते या तौलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब हम मुड़ते हैं 5वें भेद की तरफ। 5वां भेद कौन सा है हमारा? समूहवाचक संज्ञा। 5वां भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। तो अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। समूह यानी कि एक से ज्यादा, है ना। तो अब यहां एक से ज्यादा क्या है? तो जैसे हमने जातिवाचक सर्वनाम जातिवाचक संज्ञा देखा, तो उसी जाति में आने वाले उस जाति के, यानी कि इंसान हो सकते हैं, प्राणी हो सकते हैं, है ना, तो उनका एक से अधिक संख्या में उपलब्ध होना, उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा से तात्पर्य है कि एक ही जाति वर्ग या वर्ग के चीजों, वस्तुओं का समूह होना, वस्तुओं का एक से अधिक संख्या में होना, एक से अधिक संख्या में होना, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक समूहवाचक संज्ञा से तात्पर्य है कि एक ही जाति या वर्ग के वस्तुओं का या लोगों का एक से अधिक संख्या में होना। जैसे उदाहरण देखो, भीड़, लोगों की भीड़ होती है। सेना, अकेला रहा तो हम सैनिक कहते हैं, लेकिन एक से अधिक संख्या में रहेंगे तो उसे हम सेना कहते हैं। फिर दल, चोरों का दल होता है ना। फिर मेला, यहां पर लोगों की भीड़ होती है। फिर गुच्छा, चाबियों का गुच्छा होता है ना। गुलदस्ता, फूलों का,
है ना, एक से अधिक फूल होते हैं तो उसे गुलदस्ता कहते हैं। फिर उसके बाद है पुंज, नक्षत्रों का होता है। फिर तारामंडल, है ना। इस तरह यानी कि यहां पर अगर हमने देखा तो जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं या जो इंसान है वह एक से अधिक संख्या में उपलब्ध होने का या स्थित होने का बोध होता है। तो इन्हीं सारे शब्दों को हम किस वर्ग में रखते हैं? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए यहीं पर हम रुकते हैं और यहाँ पर हमारा संज्ञा का जो भाग है समाप्त होता है। धन्यवाद।